ठीक है, वी आर लाइव। दादा आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है, ओके। राकेश जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑन कर लीजिए बल्कि, और म्यूट रखिएगा अदरवाइज। ओके ओके। ठीक है, तो आज के आई कैन गवर्न इनसाइट के 14वें अंक में डिफरेंटली एबल गवर्नेंस यानी दिव्यांग और सुशासन विषय पर परिचर्चा में आप सभी का आई कैन गवर्न के सभी सदस्यों और मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक स्वतंत्र समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं के अस्थायी हल तलाशने की कोशिश करता है। आई कैन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं और सरकार से परे अपने दायित्व को लेकर सजग। आई कैन गवर्न इनसाइट्स के तहत अभी तक हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, चुनाव में गवर्नेंस, ग्रामीण प्रशासन, सैनिटेशन एवं पत्रकारिता जैसी मूलभूत विषयों और चुनौतियों पर बिहार और देश के कोने कोने से अनेकों समाजोन्मुख लोगों के साथ चर्चा की है और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। अभी तक हमने 13 कार्यक्रम किए हैं और इनके माध्यम से कम 25-30 हजार लोगों तक हम पहुंच पाए हैं। आज के कार्यक्रम पर आते हैं। आज के आई कैन गवर्न इनसाइट्स कार्यक्रम का जो विषय है, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के पोस्टर के बैकग्राउंड को देखा होगा उन्हें कुछ अंदाजा जरूर लग गया होगा कि ये कार्यक्रम किस विषय में है। तो इस पोस्टर के बैकग्राउंड में जिन लोगों ने ना देखा उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट यानी भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग हैं। शरीर से 90% विकलांग और अल्बर्ट आइंस्टाइन के श्रेणी के इस जीनियस ने अपने साइंस की समझ से पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए, बल्कि सर्वांग संपन्न लोगों के लिए ज्यादा वो किया जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। लेकिन ये सब शायद इसलिए संभव हो पाया क्योंकि ना उन्होंने खुद और ना ही उनके परिवार और आसपास के लोगों ने उनकी विकलांगता को लेकर के उनके साथ कोई भेदभाव किया या उनसे उम्मीद छोड़ी। इस संदर्भ में एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा कि 1985 में स्टीफन हॉकिंग स्विट्जरलैंड में एक बार बहुत बीमार पड़ गए। स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि वो बच ही नहीं पाएंगे और डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर उनकी पत्नी जेन हॉकिंग से पूछा कि क्या हम इनके लाइफ सपोर्ट को खत्म कर दें। जेन ने ऐसा करने से मना किया और उन्हीं के सपोर्ट का परिणाम था कि उसके बाद वो बहुत कुछ कर नहीं पाते थे शारीरिक रूप से, लेकिन 33 साल वो जिए। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सहित अनेकों ग्लोबली पॉपुलर किताबें लिखी और दुनिया भर में सेलिब्रिटी हो गए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे उदाहरणों से सीख लेने की जरूरत है और यही कहीं ना कहीं हम लोग आज के कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करेंगे। आज की परिचर्चा में शारीरिक और मानसिक विकलांगता की समस्याओं को हल करने के लिए तथाकथित सबल और सभ्य समाज, जिसमें हम और आप शामिल हैं, जैसे विकलांगता जैसे कि उनसे ये उम्मीद है कि कैसे विकलांगता की मानसिक या शारीरिक विकलांगता अपनी जगह है, लेकिन विकलांगता की मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है और किस तरीके से ये समझने की जरूरत है कि विकलांगता असमर्थता नहीं है, डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी। आज हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि स्थानीय सुशासन यानी लोकल गवर्नेंस के स्तर पर अनेकों तरह के विकलांगता को कैसे कंपैशनेट तरीके से और क्रिएटिव तरीके से हम समस्या के जगह अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। विकलांगता से जुड़े हुए ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे आज के पैनल पे 3 महानुभाव मौजूद हैं जिन्होंने डिसेबिलिटी को, विकलांगता को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी जिंदगी में देखा है और बहुत करीब से उसका अनुभव किया। सबसे पहले मैं परिचय करना चाहूंगा डॉक्टर संगीता अग्रवाल मैडम का। डॉक्टर संगीता मैम लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में संस्कृत की प्रोफेसर हैं और इन्होंने 1993 से ये शुभम विकलांग विकास संगठन नाम का एक संगठन चलाया जिसके माध्यम से हजारों बच्चों तक को इस क्षेत्र में अपने विकलांगता से आगे बढ़ करके समाज की मुख्य धारा में और अपने जीवन में अच्छा करने का मौका मिला है।
इन्होंने मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी इन्होंने किया है। गोल्ड मेडलिस्ट रही बीए में भी, एमए में भी, और पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ये पीएचडी संस्कृत में से हैं और देश की सबसे पहली ब्लाइंड फीमेल हैं जिन्होंने पीएचडी संस्कृत से किया। मेरी मैम से बात हो रही थी तो ये कह रही थी कि चर्चा तो कर लेंगे, लेकिन चर्चे से क्या होगा और फिर चर्चा करके आगे क्या करें। तो कहीं ना कहीं आज के कार्यक्रम में हम यही कोशिश करेंगे कि हम इससे आगे क्या करें। आज की चर्चा शायद इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी दूसरी गेस्ट हैं सुकन्या भान। सुकन्या कश्मीरी हैं। इनके पेरेंट्स डेफ रहे हैं और इन्होंने इस कहीं ना कहीं कहिए कि जिसको हम लोग समाज में कहते हैं शायद कि ये एक अजीब सी बात है, इन्होंने इसको एडवांटेज लिया और ये साइन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं। अनेकों संस्थानों में, सरकारी कार्यक्रमों में ये साइन लैंग्वेज के माध्यम से लोगों को समझने में मदद करती हैं। एमए जर्नलिज्म इन्होंने किया है और देश विदेश के अनेकों प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए काम करती रहती हैं, खास करके सोशल इश्यूज पर। और मीडिया डार्क डिस्ट्रिक्ट में ये इनका काम ज्यादा है। अभी वर्तमान ये कश्मीर में रिपोर्टिंग कर रही हैं। इन्होंने श्रुति नाम के प्लेटफॉर्म एक शुरू किया था और उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरीके से डेफ वॉइसेस को लाया जाए इसके लिए इन्होंने काम किया है। और वर्तमान में साइनेबल नामक संस्था के साथ ये कंट्री इंडिया के फर्स्ट वीआरएस डेफ लोगों के लिए, इससे इनका काम अभी चल रहा है। हमारी तीसरी गेस्ट झांसी की सोनी, लगभग झांसी की रानी ही कहें, क्योंकि झांसी से हैं और इनका नाम मुस्कान सोनी है। तो मुस्कान मौरानीपुर झांसी से हैं। जर्नलिज्म इन्होंने किया है बैचलर्स में और वर्तमान में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए सोशियोलॉजी कर रही हैं। पार्ट टाइम टीचिंग करती हैं, ब्लॉग्स लिखती हैं, एनजीओ के साथ काम करती हैं, सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट है। इन्होंने द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन एनजीओ के साथ पीआर कैंपेन प्रियोन एम्पावरमेंट में हिस्सा लिया और लोगों को अवेयर बनाने का काम किया। आप तीनों महानुभावों का इस पैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अभिनव सव्यसाची पाल हैं। टीचर, थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, प्लेराइट, पोएट, पेंटर, बहुत सारी उपाधियां हैं दादा के पास। पल्टन नामक थिएटर संस्था ये चलाते हैं। श्री राम स्कूल में टीचर हैं। ललित कला अकादमी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में इनकी प्रदर्शनी हो चुकी है और लगभग 20 सालों का इनका थिएटर का अनुभव है, जिसमें से 3 साल ये स्पेशल एजुकेशन नीड्स बच्चों को थिएटर सिखाने का इनका एक्सपीरियंस रहा है। और हमारे साथ हमारे पैनल पे एज अ होस्ट राकेश किरण झा जी भी हैं। राकेश जी इन दिनों नेत्रहीन उच्च विद्यालय दरभंगा में संगीत शिक्षक था, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक किया है इन्होंने और इन्होंने संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की है। तो आप सभी महानुभावों का एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में स्वागत। फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हमारे साथियों से आग्रह होगा कि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय, टिप्पणी, सुझाव, सवाल चैट के माध्यम से रख सकते हैं। चुनिंदा सवालों को हम स्क्रीन पर अपने पैनल पर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस मुद्दे और ऐसे तमाम सोशल इश्यूज पर मिलकर बिना लाग लपट के काम करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए और साथ आइए URL facebook.com/iCanGovern। अब बिना समय गवाए मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर संगीता अग्रवाल मैम से कि 10 से 12 मिनट में अपनी बात रखें और फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। संगीता मैम जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आई कैन गवर्न टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को लेकर यह चर्चा आयोजित की है। वास्तव में विकलांग व्यक्तियों की जो समस्याएं होती हैं उन पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। आपने समाज, देश से जुड़े बहुत सारे विषयों को उठाया और आप इस विश्व विकलांग दिवस या विश्व विकलांग सप्ताह के अवसर पर इसे आपने लिया है, इसके लिए मेरी ओर से साधुवाद। जहाँ तक सुशासन और विकलांगता का प्रश्न है, मैं यदि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो भी अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।
हमारा यूएनओ का जो चार्टर 2006 में आया था, उसमें एक बात कही गई थी, नथिंग कैन बी डन विदाउट अस। हमारे बिना हमारे लिए कुछ भी किया जाना उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये बात सही भी है, क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है, जो खुद समस्याओं से जूझता है, वही उन समस्याओं का समाधान भी सबसे अच्छी तरह सुझा सकता है। इसलिए दिव्यांग या विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भी नीति नियम बनाए जाते हैं, उनमें उनकी भागीदारी होना ही मैं मानती हूँ कि सुशासन है। और यदि ऐसा होता है हमारे राष्ट्र में और हमारे राज्यों में, तो यह एक बहुत अनुकूल स्थिति होगी विकलांग लोगों के लिए, जिससे उनको वास्तव में उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में सहयोग मिलेगा। मैं ये मानती हूँ कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो भौतिक बाधाएं हैं वो तो है ही है, उन सबसे बड़ी एक विचारधारा से संबंधित बाधा है, जिसे एटीट्यूडनल बैरियर हम कहते हैं। वो हमारे नकारात्मक जो धारणा है लोगों के मन में, वो बहुत बड़ी बाधा है, जो समाज में इंक्लूजन को नहीं होने देती है। एक तो ये कि जब कहीं भी किसी भी घर में किसी भी समाज में दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है, या फिर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे चलकर किसी कारण से दुर्घटनावश या किसी बीमारी इत्यादि के कारण विकलांग हो जाता है, ऐसी स्थिति में उनके आसपास के जो भी लोग हैं वो नकारात्मकता से भर जाते हैं। अर्थात ऐसा मान लिया जाता है कि विकलांग व्यक्ति जो हो गया है वो अब समाज के लिए या परिवार के लिए किसी भी प्रकार से लाभप्रद नहीं है, उसका कोई भी योगदान अब समाज और परिवार में नहीं होगा। दूसरी ओर उसे हमें आजीवन उसका भरण पोषण करना होगा, उसे देखना होगा, ऐसी जो एक धारणा व्याप्त है पूरे समाज में, उसके कारण विकलांग व्यक्तियों के प्रति लोगों का जो सोच है वो भी नकारात्मक हो जाती है। इसे ही हम एटीट्यूडनल बैरियर कहते हैं कि विचार विचारों से लोग जो है सकारात्मक नहीं रहते हैं। यही एक सबसे बड़ी बाधा आज के समय में विकलांग व्यक्तियों के आगे बढ़ने में हम मानते हैं। हमारे चारों ओर हम देखते हैं पूरे समाज में, देश में, विश्व में, कि बहुत सारे ऐसे विकलांग व्यक्ति हुए हैं या वर्तमान काल में भी हैं, जिन्होंने अपनी बाधाओं के बावजूद बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं, और ऐसी ऐसी सफलताएं अर्जित की हैं जिनकी कल्पना करना भी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निस्संदेह उसमें तकनीक का, आज जो तकनीक का विकास हुआ है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों का दृढ़ संकल्प, उनका आत्मविश्वास, आत्मबल उसमें कारण रहा है, जिसने उन्हें आगे आने में सहायता दी है। और निश्चित रूप से इस इस कार्य में जो चुनौतियां उन्हें बचपन से मिलती रही हैं, उन्होंने भी उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि जन्म से ही जब कोई विकलांग व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है, तभी से उसके जीवन में चुनौतियों का प्रारंभ हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जन्म के बाद बच्चे को जो खिलौने दिए जाते हैं, वो खिलौने जो हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होते, तो वहाँ एक समस्या है। दूसरी बात कि माता पिता को पता नहीं होता है कि उन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें कि जिससे उनका लालन पालन भली प्रकार से हो सके। एक दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति को कैसे, बच्चे को कैसे पालना है, क्योंकि उनके घर में कोई नया केस होता है तो उनको पता नहीं होता, ये भी एक चुनौती है। फिर कुछ बड़े होने पर आस पड़ोस के बच्चों के साथ जब वो बच्चा घुलता मिलता है, खेलता है, उस समय भी जो आपके
साथ के बच्चे होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, वो भी एक बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। विद्यालय जाने पर शिक्षकों को पता नहीं होता है कि इनको कैसे पढ़ाना है। अनेक बार तो अभी अभी भी ये उदाहरण मिलते हैं कि सामान्य विद्यालयों में बच्चों का नामांकन नहीं होता है, माता पिता को पता नहीं होता है बच्चों को कहाँ एडमिशन कराना है। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। जैसे तैसे बच्चा यदि पढ़ भी लेता है तो आगे चलकर हर कदम पर कोई ना कोई चुनौती आती है। और उस चुनौती का मुख्य कारण यह है कि हमारा समाज एकीकृत नहीं है। हमारे समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से बनाई गई हैं जो कि सकलांग लोगों के लिए तो अनुकूल हैं, लेकिन विकलांग लोगों के लिए अनुकूल व्यवस्थाओं को सोचकर नहीं बनाया गया है। तो अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो हमें जीरो लेवल से लेकर ये सोचना होगा कि किस प्रकार से हम अपने समाज को ऐसा अनुकूलित करें कि वो सबके लिए गम्य हो, सुगम्य हो। जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो समाज के हमारे समाज में जो भी सुविधाएं हैं वो सबके लिए अनुकूलित हों। अभी कुछ भौतिक स्ट्रक्चर्स को अनुकूलित जाने का कार्य हुआ है। आप देखते होंगे रेलवे कोच है, रैंप्स बने हैं। मैं यहाँ एक बात और रेखांकित करूं कि जो कुछ विकलांग लोगों के लिए अनिवार्य उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो किसी सकलांग व्यक्ति के लिए निरर्थक होती हैं, ऐसा नहीं। वो उनके लिए सुविधाजनक होती हैं। मान लीजिए रेलवे स्टेशन पर या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर अगर रैंप बनता है तो दिव्यांग लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए, व्हील चेयर यूजर्स के लिए वो वरदान की तरह है। वो उसके लिए अनिवार्य है, वो सुविधा उसको मिलनी ही थी। लेकिन सकलांग लोग भी कहीं ना कहीं उससे बहुत लाभान्वित होते हैं। वे सीढ़ियों पर चढ़ने के के स्थान पर उन रैम्प्स का अधिक उपयोग करते हैं, तो वो उनके लिए सुविधाएं होती हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को सोच समझकर बनाया जाना चाहिए और विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बहुत निकटता से देखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार समाज उनको अनुकूलित कर सके और उनको अनुकूलित करके उनकी क्षमताओं का पूरा लाभ लेकर समाज जो है वो समाज और परिवार जो है वो आगे बढ़े और समाज में उनको भी स्थान मिले। वो एक इस ऐसा करने से एक तो उस व्यक्ति को बोझ होने से हम आप समाज बचा सकता है, और दूसरा ये कि वो व्यक्ति स्वयं भी एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है। रचनात्मकता के तौर पर वो बहुत कुछ समाज के लिए कर सकता है या दे सकता है अपनी क्षमताओं के अनुरूप। तो गुड गवर्नेंस का जहाँ तक प्रश्न है, यदि मैं देश के स्तर पर बात करूं तो हमारे यहाँ सशक्तिकरण मंत्रालय बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन उस सशक्तिकरण मंत्रालय में कितने लोग दिव्यांग हैं जो उस अधिकारी जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं या निर्णय लेने में सहयोगी होते हैं, ये एक बहुत देखने की बात है। वैसे एक कुछ समय पहले एक पद सृजित किया गया है विकलांगता आयुक्त का, जो एक ऐसा पद है जो कि डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में भी था, जो पहली बार विकलांगों के लिए कानून हमारे देश में आया था, जिसे 1996 7 फरवरी को जो है लागू कर दिया गया था। उसके बाद उसमें संशोधन करके 2016 में एक आरपीडी एक्ट भी आया, राइट्स फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो उन दोनों कानूनों के अनुसार प्रत्येक राज्य में राज्य निःशक्तता आयुक्त और देश में एक चीफ कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटीज की नियुक्ति की गई है। उनका एक पद सृजित किया गया है। उसके माध्यम से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ किया जाना अभी भी शेष है। पहले, अब 20 साल पहले विकलांगता को एक कल्याण की दृष्टि, मतलब विकलांगों के कोई अधिकार है ऐसा नहीं समझा जाता था। विकलांगों को कुछ देना है तो वो कल्याण की दृष्टि से देखा जाता था। राज्य यदि उनके लिए करता था
तो पहले वाले कानून में ये था कि राज्य उनको यदि कुछ देगा तो वो अपनी सीमाओं में रहकर करेगा। यदि राज्य के पास संसाधन नहीं है तो राज्य उनके लिए न करे, यदि संसाधन हो तो करे। इस प्रकार की बात प्रत्येक धारा में लिखी गई थी, जो कि उपयुक्त नहीं थी, इसलिए उनको कोई समुचित लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन आरपीडी एक्ट में उसमें बहुत कुछ संशोधन हुआ है और 7 की जगह अब 21 प्रकार की विकलांगताओं का जिक्र है उसमें। पहले जब 2011 की जनगणना हुई थी तो 2.69% जो आबादी है देश की वो विकलांग थी, लेकिन अब 21 प्रकार की विकलांगताएं होने से आगे की जनगणना में उसकी संख्या लगभग 3 से 4% हो जाने वाली है। ऐसी स्थिति में जिस देश में 4% आबादी जो है विकलांग है, तो उसकी प्रत्येक नीति में उसके लिए क्योंकि कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए, कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि यदि देश को विकास करना है तो वो अपनी 4% आबादी को छोड़कर तो विकास के राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है, उनको लेकर ही आगे बढ़ना है। तो उनके समुचित विकास के लिए देश में क्या हो, क्या नीतियां बने, क्या कानून हो और उसको इग्नोर न किया जाए, इस पर हमें कार्य करना है। और आई कैन गवर्न के द्वारा इस पर कार्य किया जाना सुनिश्चित, मतलब इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये केवल परिचर्चा ही नहीं करेंगे, इस पर हम आगे विचार भी करेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एक मंच है जिस पर कार्य करते हुए हम इस विषय को आगे ले जा पाएंगे और देश की 4% आबादी के विकास की जो दिशा है उसको हम प्रशस्त करने में इस आई कैन गवर्न के माध्यम से कुछ भूमिका अपनी अदा निश्चित रूप से कर पाएंगे। धन्यवाद जी तिलक जी। ठीक है डॉक्टर संगीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है, इस पर हम लोग बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम बुलाना चाहेंगे सुकन्या भान जी को। सुकन्या, आपको आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। I'm unmuted. Thank you so much for having me here. मेरी हिंदी इतनी आप लोगों की जितनी इतनी परफेक्ट नहीं है, बट मैं नॉर्मल लेमैन हिंदी में बात कर सकती हूँ। So I think सबसे पहले coming back to the question whether disability can be impediment to success या किसी भी विकलांगता की वजह से कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आई थिंक इस दुनिया में सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, एनीथिंग कैन बी चेंज्ड, बट योर विल पावर एंड योर एनर्जी कैन नॉट बी चेंज्ड। सो आई मीन देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स. When you were giving me my introduction, you mentioned that my parents are deaf. So I can just give an example of my own father. He is deaf, but he may not be able to communicate with the rest of the world, with the dominating world, which is hearing population. But उन्हें जो मैसेज देना होता है वो अपने पेंटिंग के जरिए दे देते हैं. It's so cathartic and it speaks volumes. So उनको बोलने के लिए, उनकी सक्सेस के लिए उनकी डिसेबिलिटी बीच में नहीं आई. सो सिमिलरली देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी जो लोकोमोटर डिसेबल्ड है बट माउंट एवरेस्ट क्रॉस कर चुके हैं, जो कि मजाक नहीं है. ये तो आजकल के ज़माने की बात हो रही है. मेरे पेरेंट्स 60s अर्लीज या लेट 60s में पैदा हुए थे. मैं बात करना चाहती हूँ हेलन केलर के ज़माने की. वो तो कोई 18 आज से कितने साल पुराने की बात है ये. She was blind, she was deaf, and she was nominated for Nobel Prize, and she's empowered so many women, children, men, in fact. So I personally do not feel that disability की वजह से आपको जो करना है, if you have that passion, if you have that zeal, that fire, that you want to do something, it cannot be changed. Your energy definitely cannot be changed. But I do agree कि एक disabled person के लिए अचीव करना मुश्किल हो जाता है, और एक एबल्ड इंसान जिसके सारे सेंसेस बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इजी रहता है. आई डू अग्री, बट दैट्स नॉट द एंड. डिसेबिलिटी की वजह से आई डोंट थिंक आपकी ग्रोथ में कोई स्टॉपेज है. दैट्स व्हाट आई फील. Is my voice audible? Yeah. Audible. You want to say anything more? और कुछ कहना आपको अभी? No, I mean in terms of success, whether a person can be successful with a disability, I think that's it.
But yeah, there are a lot of challenges otherwise, the fabric of the society, and there's no accessibility. The society is not inclusive. If I just start talking about it, I think I can go on for hours and hours. But the question you framed, whether it's an impediment to success, I don't think so. It is not. It certainly isn't. थैंक यू। आई थिंक क्वेश्चन आंसर राउंड में बहुत कुछ आपके लिए आएगा फिर से, उसके लिए आप तैयार रहिए। एनीवेज, मुस्कान सोनी को हम बुलाना चाहेंगे। मुस्कान, आपके पास 10 मिनट है, आप इसका पूरा यूज कर सकते हैं। श्योर सर। सबसे पहले तो आई कैन गवर्न का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू टिलक सर। उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात रखना चाहती हूँ कि आज इस पैनल को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो इसीलिए क्योंकि आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी सच्चाई ये है कि अबॉर्शन राइट्स के बारे में बात करने के लिए सारा मेल पैनल है। वो लोग बात करते हैं अहम मुद्दों पर जिनको उस मुद्दे की असल में कोई समझ ही नहीं। तो इसीलिए आज इस पैनल को देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि इस बारे में बात करना ज़रूरी क्यों है, ये मुद्दा ज़रूरी क्यों है। जैसे कि संगीता जी ने अभी, डॉक्टर संगीता ने बोला कि हमारे भारत देश की 4% पॉपुलेशन जो है वो दे हैव वन और अदर सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी। जब हम इसको एज अ परसेंटेज में देखते हैं तो नंबर हमको इतना बड़ा नहीं दिखता, सिर्फ 4% है। तो लोगों को लगता है कि उनकी परसेप्शन इस वे की रहती है कि बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल नंबर्स में डालते तो लगभग 70 मिलियन पीपल। तो अगर हम उनकी बात करें और इस बारे में चर्चा ना करें तो हम एक सोसाइटी का एक बहुत ही मेजर सेक्शन को एक साइडलाइन कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी में अलग अलग तरीके से, काफ़ी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा ज़रूरी इसीलिए कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है रिसोर्सेज के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा करना बहुत अहम हो जाता है। तीसरा इसीलिए क्योंकि 70% ऑफ द डिसेबल पॉपुलेशन हमारे भारत देश की जो है वो रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं, 69% टू बी प्रिसाइज। और रूरल इंडिया में जिस तरीके का लोगों का माइंडसेट, लोगों का जो ट्रीटमेंट है डिसेबिलिटी को लेके, इट इज़ नो लेस देन स्कैरी। व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इनटू, जब एक कोई बच्चा पैदा होता है तो लोगों का ट्रीटमेंट रहता है, हाय राम ये क्या हो गया। एंड it's not just disheartening, it's highly disrespectful to the people. और अगर जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस का सबसे अहम जो बात होती है वो होती है सारे लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना। तो वाई डिस्कस करने के बाद अब मैं अपना जो पॉइंट रखूंगी वो 3 लेवल पे रखना चाहूँगी। पहला लेवल जो है वो है इंडिविजुअल लेवल, सेकेंड लेवल जो है वो सोसाइटी लेवल, और थर्ड लेवल है जो नेशनल लेवल है। अब प्रॉब्लम है क्या जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से जो मेरा नज़रिया है उससे 4 हिस्से हैं हमारे, जो दिक्कत है जिसकी वजह से हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। पहला और जो सबसे अहम दिक्कत है वो है माइंडसेट। मैं इसमें आपको एक पर्सनल लाइफ से एग्जांपल बताना चाहूँगी। मेरे जो दोनों भाई हैं दे आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो मैं अक्सर अपने भाई लोगों के साथ ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ। तो जब मैं बचपन में जब हम ट्रैवल करते थे तो अक्सर लोग आके बोलते थे कि अच्छा आपको विजन नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ जी नहीं है। फिर अच्छा ये है वो है, फिर भगवान ने पता नहीं क्या श्राप दिया है, भगवान ने पता नहीं किस कर्मों की सज़ा है। ऐसी बातें हमको अक्सर सुनने को मिलती थी। और जब मैं छोटी थी तब मुझे इतना समझ भी नहीं थी, तो मैं इस चीज़ को माइंड भी नहीं करती थी। एट अ पर्सनल लेवल मुझे 15 साल लग गए इस बात को समझने के लिए और अपनाने के लिए, और लोगों से ये बात कहने के लिए कि जो है वो है। एंड इट्स ये डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये डिसेबिलिटी उस पर्सन की डिसेबिलिटी नहीं है जितनी कि समाज की डिसेबिलिटी है उसको इंटीग्रेट करने में। तो पहला जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगती है वो लोगों के माइंडसेट की है।
ये सोच कि ये डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार का लोगों की सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की क्षमता नहीं है, या ये श्राप है, या ये पापों का फल है, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट है। और हमको अगर लगता है कि हम उससे परे उठ चुके हैं, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है, दूसरी जो प्रॉब्लम का पार्ट है वो अवेयरनेस का पार्ट है। एट अ पर्सनल लेवल, जब हमारा 5-6 साल का हमारे भाई वगैरह जब हो गए थे, तब भी हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि इनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है या नहीं, पढ़ाई लिखाई है या नहीं। हम एक छोटे से टाउन से बिलोंग करते हैं, मौरानीपुर हमारे टाउन का नाम है, और यहाँ पर एक भी स्कूल इस वे का नहीं है। आसपास, यहाँ तो छोड़िए, आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी इस वे का कोई स्कूल नहीं है जो कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली हो। तो फिर हमको लगभग 8-9 साल के बाद हमारे एक दूर के रिलेटिव के भैया थे, उन्होंने हमको बताया कि नहीं, आप मेरे पापा जी को उन्होंने कन्विंस किया कि आप भैया को भेजिए, इनके लिए एजुकेशन एग्जिस्ट करता है, पढ़ाई है, आप इनको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। उसके बाद जब भैया जाने लगे, फिर मेरा छोटा भाई भी लेटर ईयर्स में पढ़ाई के लिए बाहर निकला। तो उसके बाद हमने बहुत कोशिश की, जो जिन भी लोगों से हम मिले उनको बताने की, समझाने की कि पढ़ाई एग्जिस्ट करती है, लोगों को आप डिसेबिलिटी को एक बैरियर समझकर मत रखिए, ये बस एक सच्चाई है हमारे समाज की, एक अलग है थोड़ा सा, लेकिन कुछ कम नहीं है लोगों से। और लेकिन आज भी हमारे आसपास इतने सारे केसेस हैं कि लोग इस बात पे भरोसा ही नहीं करते कि इनको, मतलब हम समाज में इंटीग्रेट कर सकते हैं कि नहीं। तीसरी जो समस्या मुझे समझ में आती है वो है ट्रीटमेंट की, कि जब लोगों को अवेयरनेस भी है उनके बारे में, अगर उनका माइंडसेट भी थोड़ा बहुत ठीक है कि चलो श्राप वगैरह नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनका जो ट्रीटमेंट डिसेबल लोगों के लिए जो रहता है वो बहुत ही इस तरीके का रहता है कि वो जैसे कि सामने वाला इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। और एक अनकहा सा पर्दा है, अगर एजुकेशन भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, तो सारे इंस्टीट्यूशंस जो डिसेबल फ्रेंडली हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो जो नॉर्मल बच्चे जो पढ़ते हैं, नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, नॉर्मल हाई स्कूल, नॉर्मल प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि डिसेबिलिटी से पढ़ाई हम कैसे करते हैं, उनसे ट्रीटमेंट मतलब हमको कैसे करना है, किस वे में इंटरैक्ट करें। और बात करते करते भी कई बार हम इतनी ऑफेंसिव चीज़ें बोल जाते हैं और हमको उस चीज़ का रियलाइज़ भी नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर जो लोग इस स्टेज से आगे बढ़कर अगर कभी हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं, तो कंसेंट का जो बात रहती है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो जो लोग हेल्प करने की सोचते हैं वो क्या करते हैं, उनका हाथ लेके सीधे उनको रोड क्रॉस करा देते हैं। ना आपने उनसे पूछा कि उनका क्या वो रोड क्रॉस करना चाहेंगे या नहीं, या उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है या नहीं। हमारे जो बिहेवियर है, क्योंकि हमको इसकी अवेयरनेस किसी ने नहीं दी, किसी ने समझाया नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें हमको इसके बारे में बताया जाए, तो हमारा जो रिफ्लेक्सेस और हमारा जो बिहेवियर है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के प्रति, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है और हमको इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद चौथा जो प्रॉब्लम है वो है एक्सेसिबिलिटी की। ये जो दीवार बनी हुई है समाज में डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बीच और नॉर्मल, जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में, इससे ये जो दीवार है वो एक्सेसिबिलिटी की दीवार है, जो मेरी समझ में मुझे लगता है। कहीं ऐसा नहीं है कि जो लोग मतलब अगर फॉर एग्जांपल विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, तो वो सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमको हेलन केलर का वन एग्जाम्पल हमको पता है, बीनो ज़फीन का पता है, हु इज़ द फर्स्ट IAFS ऑफिसर ऑफ इंडिया। म्यूज़िक की फील्ड में काफ़ी सारे श्री रविशंकर जी के बारे में हमको पता है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वी आर फार फ्रॉम द रियलिटी।
और जो लॉज अगर हमारे बने भी हैं आफ्टर द राइट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एक्ट एंड 2016 में जो आया था, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक्सेसिबल इंडिया करके एक कैंपेन शुरू किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि वेबसाइट्स जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। और उन्होंने बोला था, ये बात 2015 की है, और उन्होंने 2020 तक बोला था कि हम मोस्ट ऑफ इट वी विल अचीव। और आज हम 2020 में बैठे हुए हैं कोविड-19 लॉकडाउन में, और जो बैरियर्स हमारे लिए हैं आज, और हम और आप ये चर्चा ऑनलाइन कर रहे हैं, ये बैरियर एक जो हमारे लिए है वो तो है ही, लेकिन ये गैप और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए। एक GIGW करके गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट एक गाइडलाइन है जिसमें कि बोला जाता है कि जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उनको डिसेबल फ्रेंडली बनाने की बात रखी गई थी, और उसको अभी तक सिर्फ 900 की लगभग वेबसाइट ने फॉलो किया है। तो मोस्ट ऑफ द जो वेबसाइट्स हैं, अगर कोई इंसान काम भी कर रहा है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, डिफरेंटली एबल्ड लोगों की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो पाता है अपना काम कर पाना, क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है रिसोर्सेज उनके लिए। जो वेबसाइट पे वो नॉर्मली काम कर रहे हैं वो एक्सेसिबल नहीं है, और इस तरीके से बैरियर्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। और डिसेबल की जब हम बात करते हैं तो सोसाइटी डिफरेंटली एबल्ड लोगों को डिसेबल करती चली जाती है। लेकिन समस्याओं की बात अगर हम करते रहे तो पूरा एक लगता है समा बीत जाएगा, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। तो समाधान की जब हम बात करते हैं तो क्या समाधान हो सकते हैं इस जो हमने समस्याएं डिस्कस की उसके। तो समाधान भी मैं 3 लेवल पर डिस्कस करना चाहूँगी जो मेरी नज़र में इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। पहला लेवल इंडिविजुअल लेवल, सेकंड सोसाइटी, थर्ड नेशन। इंडिविजुअल लेवल पर जो पहली चीज़ हम कर सकते हैं उसमें ये नहीं है कि आप अपने दायरे से बाहर जाकर लोगों की हेल्प करें या डोनेट करें, या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने आप को एडुकेट और अपने आप को अवेयर बना सकते हैं। आप अपने आप को, अपना माइंडसेट करेक्ट कर सकते हैं अगर सोसाइटी ने आपका माइंडसेट बिगाड़ रखा है। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि अगर कभी भी आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो आप उनको रिस्पेक्टफुली बात करें, उनको कम ना समझें किसी भी नज़र से। और अगर आप उनकी हेल्प करें तो उस तरीके से करें कि वो आपका एक मानवता का परिचय हो, आपका एहसान का परिचय ना हो। और आपकी जो अप्रोच है वो एम्पैथेटिक हो इंस्टेड ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी में क्या होता है, हम बोलते हैं अरे बहुत दया का विषय है, और बट एम्पैथी में क्या होता है, आप उनकी परेशानी को समझते हैं और उनके प्रति एक हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों आपस में रहकर कोई चीज़ अच्छी बना सकते हैं तो उस पर हम साथ में काम करें। ये अप्रोच एम्पैथेटिक अप्रोच है। तीसरा जो इंडिविजुअल लेवल पर हम जो काम कर सकते हैं वो अंडरस्टैंडिंग का है। पिटी करने की जगह पर लोगों को समझने की कोशिश करें। दूसरा जो लेवल मैंने बोला सोसाइटल लेवल पे, तो सोसाइटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है। सोसाइटी इज ऑलमोस्ट लाइक इंटरनेट, इट्स अ वेब ऑफ थिंग्स। अगर हम ऐसे बोले कि समाज को बदलना चाहिए या समाज हमको बदलना है तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और उसको टेंजिबल चीज़ों में लाना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है परिवार। और अगर जो इंसान, अगर आप सजग हैं, अगर आपको अवेयरनेस है, अगर आप वो समझ रखते हैं चीज़ों को बेहतर बनाने की, तो आप अपने परिवार से अगर शुरुआत करें, अपने परिवार वालों को बताएं कि ये डिसेबिलिटी जो है इसमें लोगों को अगर आप अवेयर करें, आप उनको एम्पैथेटिक होना सिखाएं, उनको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट ना करें कि अरे यार इसको ये नहीं है, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, इस वे की बातें ना करने नहीं करें। तो अगर कुछ लोग ही मिलकर अपने अपने परिवारों में ये परिवर्तन लाएंगे और अगर उन सबके परिवार ही सजग और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो मेरे हिसाब से सोसाइटी पे एट अ ग्रेटर लेवल एक बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है।
तीसरा जो लेवल है नेशनल लेवल या गवर्नमेंट की, जब हम बात करते हैं तो लॉ है हमारे पास। लॉ 2001 में सिर्फ 5 डिसेबिलिटी को कंसिडर किया गया था 2001 के सेंसस में। 2011 के सेंसस में 8 डिसेबिलिटीज को कंसिडर किया गया था। अभी 21, जैसे कि संगीता जी ने बताया, 21 डिसेबल वेरिएशंस को कंसिडर किया गया है। तो लॉज इवॉल्व हो रहे हैं। ऑन पेपर चीज़ें जो सच्चाई है उससे बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन जो असल दुनिया में उनका इम्प्लीमेंटेशन है, जो एक्शन है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और उसकी कमी इसलिए है कि हमारे पास एक लीडर इन द सेंस एक कलेक्टिव नहीं है, कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। जैसे कि अगर हम फेमिनिस्ट राइट की बात करें तो सारी विमेन जो है एक साथ आ रही हैं, कई सारे मेल काउंटर पार्ट्स भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो दीज आर सक्सेसफुल ऑन गोइंग मूवमेंट्स। एंड डिसेबिलिटी राइट्स का भी जो मूवमेंट है उसमें भी हम सबको, हम और आप जैसे लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और हम और आप लोगों को ये अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए एज फेलो ह्यूमंस, टू empathize with them, to make them feel just as normal as we are. And yeah, that's most of it. Lastly, बस एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे समाज में अगर दीवारें हैं तो लाखों दीवारें हैं, और अगर हम हर एक दीवार को तोड़ने लगे तो सदियां बीत जाएंगी, कुछ बदलाव नहीं आएगा। हमें शुरुआत इस बुनियाद से करनी है जो कि है हमारी सोच, जो कि है हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा नजरिया चीजों को देखने का। अगर हम इस बुनियाद क्वेश्चन की कोशिश करें तो एक बड़े लेवल पर बहुत ही चेंज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। धन्यवाद। मुस्कान, आपने जब बोल रहे थी तो उसके बाद जो कमेंट आ रहे थे वो भी शायद आपको नजर पड़ी हो। बहुत सारे इमोशनल और की कमेंट्स हैं। आपको काफी लोग सुन रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। आई थिंक सबसे पहले हमें लगता है चर्चा को आगे बढ़ाने का समय है। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सब्यसाची जी को कि वो इस विषय को किस तरीके से देखते हैं और जो तीनों लोगों ने जो बातें उठाई हैं उस मुद्दे पे क्या सवाल आपके दिमाग में? सबसे पहले तो मैं मुस्कान, सुकन्या जी और संगीता जी तीनों को धन्यवाद कहूँगा आई कैन गवर्न की तरफ से कि उन्होंने जिस खूबसूरती से और मतलब जिस तरह से हमें समझाया है इस पूरे मामले को और हमारे दर्शकों को, मुझे लगता है इसके बाद हर लेवल पे हमारे पास एक इंसाइट है इस इशू को लेकर। तो इसके लिए मैं सबको धन्यवाद कहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब हम डिसेबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम मेजॉरिटेरियन सोच के साथ ये बोल रहे होते हैं। अगर मैं एच.जी. वेल्स की कहानी जब द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड पढ़ता हूँ तो वहाँ पे सब ब्लाइंड है, तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति जो देख सकता है उसको डिसेबल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये दुनिया शुरू से ही सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों के हिसाब से बनती गई है, बनाई गई है। जो संगीता जी कह रही थी, मुस्कान ने कहा, सुकन्या जी ने भी कहा कि ये दुनिया इस तरह से तैयार हुई है कि जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए एक मुश्किल भरी दुनिया है। अगर इसका उल्टा हुआ होता तो शायद मेन स्ट्रीम या जो सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं वो खुद को मुश्किल में पाते। तो हमें सबसे पहले तो ये जो दूरी है, ये जो दीवार जिसकी बात मुस्कान कर रही थी, उसके बीच खिड़की खोलने की जरूरत है। शायद दीवार नहीं गिरा सकते तो खिड़कियां तो हम खोलना शुरू करें। और ये कैसे होगा, इस पर आगे मैं कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। संगीता जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि पॉलिसी लेवल पर किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है गवर्नमेंट की, जो आप यहाँ पे तो हमारे देश में मंत्रालय भी हैं, लेकिन जो सेंसिटिविटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शायद 70 सालों में नहीं आ पाई है। तो पॉलिसी लेवल तक वो कैसे जा सकता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि हमें हमारी समस्याओं को समाधान की ओर ले जा सकता है।
इसके लिए यूएनओ ने एक बात कही थी, जो जो हमारा राइट्स फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में बना है, जो कि बेस्ड है यूएनओ के हमारे कन्वेंशन पर। उसमें एक बात कही गई, यूनिवर्सल डिजाइनिंग। भौतिक रूप से जो कुछ भी हम बनाएं, या हमारे जो कल कारखाने हैं, हमारे उद्योग हैं, हमारी तकनीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी बने वो सब लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बने। उस पर कुछ काम हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी यूनिवर्सल डिजाइनिंग का, कि पहले जो मोबाइल आते थे नोकिया के, वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं होते थे। उसमें हमें अलग से स्पीच आउटपुट को इंसर्ट करना पड़ता था, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता था। लेकिन बाद में जब यूनिवर्सल डिजाइनिंग की बात हुई, और सोशल एक्टिविस्ट ने जो डिसेबिलिटी की फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने जब कांटेक्ट किया नोकिया को, तो उन्होंने अपना एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब अपने उसमें ही एक फीचर डाला एक्सेसिबिलिटी का, जिससे जिसको दिखाई नहीं देता वो स्पीच आउटपुट ले सकता था। जो लो विजन है वो जूम करके बड़े बड़े अक्षरों में देख सकता था। जो जिसको सुनाई नहीं पड़ता है वो एसएमएस की सुविधा का उपयोग कर सकता था। यानी उन्होंने सब प्रकार के लोगों की आवश्यकताओं को अपने एक ही डिवाइस के माध्यम से केटर करने का प्रयास किया। तो ये प्रक्रिया यदि हम समाज में निश्चित कर दें, मतलब कि कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा तो पहले वो हर एक लेवल पर सबके लिए यूजफुल है कि नहीं है, इसकी जांच हो जाए। जैसे अभी वेबसाइट की बात हो रही थी, कोई भी वेबसाइट बनेगी तो वो ब्लाइंड के लिए फ्रेंडली है कि नहीं, और डेफ के लिए फ्रेंडली है कि नहीं, जो लो विजन के लोग हैं उनके लिए फ्रेंडली है कि नहीं, या फिर कोई भी जब भवन बनेगा तो वो व्हील चेयर यूजर्स के लिए फ्रेंडली है कि नहीं है। बहुत सारे अपने व्हील चेयर यूजर्स को, जो लोकोमोटर डिसेबल्ड लोग हैं, मैं इनको बहुत नज़दीकी से जानती हूँ, और उन सब को मैंने पढ़ाई के लिए छटपटाते हुए और स्कूल में ना पहुंच पाने की समस्या से जूझते हुए देखा है। बहुत पैथेटिक कंडीशन है, बहुत दुख होता है कि हमारे समाज में अभी तक स्कूल्स एक्सेसिबल नहीं है। यदि स्कूल्स हैं तो वहाँ पर टॉयलेट्स एक्सेसिबल नहीं है, उनके लिए खेलने की व्यवस्थाएं एक्सेसिबल, मतलब हर लेवल पर अगर हम इंक्लूजन को लेकर समाज में चलेंगे, कोई भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, अगर पॉलिसी लेवल पर ये डिसीजन हो जाए कि भाई जो भी आप कुछ करें वो सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करें। यदि पाठ्यक्रम का डिजाइन हो रहा है, यदि कोई पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है, तो वो भी सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हो, सब प्रकार के लोगों की। तो इससे मुझे लगता है कि हम समस्या को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं, और समाज के साथ जो विकलांग वर्ग है उसको भी हम जोड़ सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहूंगी, केवल विकलांग को दिव्यांग कहने से उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वो उसी प्रकार है जिस प्रकार से जो शूद्र लोग जिन्हें कहा जाता है, जबकि शूद्र हमारे समाज में सबसे ज्यादा पूजनीय है। वो अगर आपके पैर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका शरीर व्यर्थ की तरह है। और हमारे यहाँ ईश्वर के भी चरणों पर सर नवाया जाता है, कहीं किसी के सिर को नहीं छुआ जाता है। तो हमारे यहाँ शूद्रों को बहुत महान माना जाता रहा, लेकिन उनको जब हरिजन नाम दिया गया तो वो भी अछूत हो गया। इसी तरह विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करके उन्हें सशक्त बनाने के स्थान पर यदि केवल हम दिव्यांग शब्द का प्रयोग करके ये चाहेंगे कि उनमें दैवी गुण आ जाएंगे और वो अपने आप ऊपर उठ जाएंगे, या अगर कोई विकलांग व्यक्ति कुछ अचीव कर लेता है अपने जुझारूपन के कारण, अपनी क्षमताओं का वर्धन करके, अपनी आवश्यकताओं, अपनी चुनौतियों से जूझते हुए उसमें जो शक्ति आ जाती है उसके कारण, तो वो कोई उसमें दैवीय गुण नहीं आता, वो एक सामान्य मानव ही है, और उसे सामान्य मानव ही रहने दिया जाए। यही इंक्लूसिविटी के लिए, समेकीकरण के लिए, समावेश के लिए समाज में सबसे अनिवार्य शर्त है कि विकलांग व्यक्ति को सकलांग व्यक्ति से किसी भी प्रकार से अलग न माना जाए। तो ये पॉलिसी लेवल पर यदि ये सुनिश्चित किया जाता है
तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बदलाव आएगा ही, और समाज की सोच अपने आसपास लोगों को तरक्की करते हुए देखकर बदलेगी ही, और बदल भी रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, हमें आशावादी होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा, हमारे साथ राकेश किरण झा जी हैं। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। राकेश जी से मेरी बातचीत हुई थी, तो राकेश जी के पास इनफैक्ट वो बोल रहे थे ये और क्या करना चाहिए, हम लोग को बहुत कुछ करने की जरूरत है, इतने से नहीं होगा। तो राकेश जी इनफैक्ट क्योंकि दरभंगा से हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, उस चीजों को बहुत दिनों से बहुत फ्रंट पे रह करके इन्होंने इसको झेला है। राकेश जी, आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, रखिए अपने पास। जी जी, मैं सबसे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं मैम संगीता अग्रवाल जी को, संगीता अग्रवाल जी के लिए उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्नता है मुझे कि आई कैन गवर्न ने इस तरह का प्रयास किया और दिव्यांगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। और मैंने लगभग जो हमारे 3 प्रमुख वक्ता हैं उनके वक्तव्य सुना, उनका श्रवणामृत लाभ लिया। मैंने आज भी जब मेरी बात हुई आदरणीय तिलक जी से, तो मैंने कहा कि परिचर्चा तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे समाज में एक मैसेज जाना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि दिव्यांगों की जो समस्या है उससे दिव्यांग व्यथित हैं, क्योंकि हम बहुत आराम से खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सेवा में हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो शायद समाज को ये लगता है कि इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम ऑटो में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो लोग तो यही कहते हैं कि हाँ भाई, आपको तो पैसा लगता नहीं होगा, आप तो फ्री में सारा कर लेते हैं, आपको तो कुछ देना नहीं पड़ता। मतलब एक जो सोच है, एक जो थॉट है दिव्यांगों के प्रति, वो बहुत ज़्यादा, जैसा कि मैम ने भी कहा, सबों ने कहा कि नेगेटिव थॉट है। और ये कहीं ना कहीं हमें पेसिमिस्टिक बनाता है कि यार हम तो ऐसे ही हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब अभी संगीता मैम हैं हमारे साथ, वो हमारे बिहार बोर्ड की चेयरपर्सन भी हैं। इससे पहले बिहार में कुछ नहीं था। बिहार में इवन द पीपल ऑफ बिहार डिडंट नो दैट ब्लाइंड कैन प्ले क्रिकेट टू। लेकिन एक शुभम विकलांग विकास संस्थान और दरभंगा नेत्रहीन विद्यालय के बीच एक मैच हुआ, और उस मैच में लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ कि आई कांट डिस्क्राइब। मैम उसमें आई नहीं किसी कारण से, लेकिन उसमें जहां अभी हम अपने कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मुश्किल से 100 लोग जुटा पाते हैं, उस क्रिकेट को देखने के लिए लगभग 3000 के आसपास लोग थे। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी, इतनी स्थिति खराब हो गई थी। तो दरभंगा के लोगों ने, बिहार के लोगों ने अब धीरे धीरे जानना शुरू कर दिया कि ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आयोजन हुआ, लोगों ने देखा, सुना, प्राइज मिल गया, सब कुछ है। लेकिन दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, सबसे बड़ा सवाल ये है। हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं, सबका अपना अपना बिजी शेड्यूल होता है। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि फिर परिचर्चा करने के लिए या उस पर क्या काम हुआ उसको सोचने और समझने का टाइम ही नहीं रहता। इंसान की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम दूसरों के लिए सोच ही नहीं पाते। हम अपने गीता के सिद्धांतों को भूल गए, हम समानता का सिद्धांत भूल गए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। हर जगह हमें लगता है इनइक्वालिटी का भाव है। अब ट्रेन में जाते हैं टिकट कटाने काउंटर पर, तो भाई हमसे कोई पहले आया तो टिकट ले रहा है, तो लोग कहते हैं अरे भाई ये सूरदास है, इनको लेने दीजिए। तो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि समाज हमारी सहायता करे, इससे ज़्यादा हम दया में जी रहे हैं। और समाज की सहायता तब होगी जब समाज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। कुछ बातों को मैं रखना चाहूँगा, चाहे कितनी भी योजनाएं आ गई हों, 2016 दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जिसकी चर्चा हुई, उसमें बहुत सारे रूल्स आए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। हम किसी मंत्री के पास जाते हैं अपनी समस्या को लेके, तो ये मना कर देता है साहब नहीं है। मतलब अगर बहुत अप्रोच वाला व्यक्ति अगर मिनिस्टर से मिल सकता है तो वो सक्षम है, और अगर हम डिसेबल्ड हैं, हमें सहयोग की ज़रूरत है,
तो मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री हैं या जो भी पदाधिकारी हैं, उन्हें अपने बिजी शेड्यूल में सिर्फ कुछ वक्त का समय निकाल के हमसे मिलना चाहिए। मैं बात करूंगा, अभी भी दरभंगा की बात करूं, पटना की बात करूं, मुजफ्फरपुर की बात करूं, वहां राकेश जी बस समय हम लोग पास कम है, तो थोड़ा संक्षेप में। तो मैं सवाल ये करूंगा, कौन, हाँ संगीता मैम से ही मेरा सवाल होगा कि हम बैंकिंग लेवल पर जो हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बच्चियां ऐसे जिनके पेंशन जिनके रुके हुए हैं, जहां एक्सेसिबल बिल्डिंग की आवश्यकता है, कई बार पत्राचार मुलाकात के बाद भी वो बन नहीं पाया। इसके लिए क्या कुछ आई कैन गवर्न इंडिया जो अभी परिचर्चा का आयोजन कर रहा है, इन छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, इनका निराकरण किस तरह से हो सकता है? ये केवल परिचर्चा से तो होगा नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस प्रकार की जो व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं हैं, जैसे कहीं विद्यालयों के भवनों का निर्माण ना होना, लोगों की जो ये जो बनता है आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, उसका न मिलना, तो इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए एक ग्रुप फॉर्म करके आई कैन गवर्न टीम में मुझे बताया गया कि बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार इसके मेंबर हैं। तो एक छोटा सा अगर आप टीम बना दें जो राज्य क्योंकि प्रत्येक राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं। हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में मात्र 400 रुपए मिलते हैं और दिल्ली में 2500 मिलते हैं, कहीं 1000 मिलता है, कहीं 1500, मतलब काफी विसंगतियां हैं। तो जो भी मिलता है वो भी कम से कम मिल पाए सरकार की ओर से, उसके लिए कुछ कानून तो कुछ बने हैं, कुछ तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है, कुछ लोगों को वो नहीं आता, सुविधा केंद्र से वो कैसे जुड़े, या जिन्होंने अप्लाई किया उनको नहीं मिल रहा। तो इस पर हर लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। ऊपर के लेवल से यदि आई कैन गवर्न के लोग अगर ये मैसेज दें कि भाई लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नीचे अधिकारी लोग अपने निम्न अधिकारियों को ये सूचित करेंगे ब्लॉक लेवल पर या पंचायत लेवल पर कि भाई आपके यहाँ जितने विकलांग हैं आप पता लगाइए कि उनमें से कितने लोगों को ये पेंशन नहीं मिल रही है या क्यों नहीं मिल रही है, क्यों रुकी हुई है। तो जब ऊपर से कोई सूचना जाती है, टकल होती है नीचे तक, तो शायद उसका जो है अनुपालन करना नीचे के अधिकारियों के लिए एक अनिवार्य हो जाता है। तो इसके लिए प्रयास आप एक टीम बनाकर आई कैन गवर्न के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास आप कर सकते हैं। जो हाईएस्ट लेवल पर सामाजिक सुरक्षा के जो पटना में जो बड़े अधिकारी बैठते हैं, उनसे आप कहें कि भाई आप अपने जिले के स्तर के सभी एडीएसएस को आप कहिए, पंचायत या ब्लॉक लेवल पर कहिए कि भाई वो उसका आपको सूची दें कि भाई कितने लोगों ने नयों ने अप्लाई किया, कितने पुराने लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये इस प्रकार की अगर कुछ कार्रवाई होगी तो इस पर हम कार्य कर सकते हैं। तो आई कैन गवर्न जो है वो इस लेवल पर कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो उच्च अधिकारी पटना इत्यादि में बैठते हैं, क्योंकि एक गांव का जो विकलांग व्यक्ति हो तो पटना जा नहीं सकता है, तो आप उनके आवाज बनकर उनकी तरफ से इश्यूज को लेकर आप उनको आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं अधिकारियों से। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप कुछ योगदान इन समस्याओं के समाधान में अवश्य दे सकते हैं। मैम हम लोग अपने स्तर से जरूर इस तरीके की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे सवाल में आता है जो राकेश जी ने सवाल लेकर आपने मुझे जवाब दिया, और मैं ये प्रश्न सुकन्या और मुस्कान की इस पर टिप्पणी चाहूंगा। सुकन्या, जैसे आप एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होती है। कहीं ना कहीं हम लोग मोबाइल में जो कंप्यूटर में स्क्रीन पढ़ने की बात करते हैं, वेबसाइट ऐसे की, तो ये सारे टेक्नोलॉजी लेड सोल्यूशन हैं। और कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल सोल्यूशन है वो ठीक है, ऊपर से चीजें होनी चाहिए, लेकिन बॉटम अप जो है ये भी बड़ा जरूरी होता है कि जमीन से चीजें उठे, लोगों के प्रयास से चीजें उठे, टेक्नोलॉजी लेड सोल्यूशन। आप एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, आप सरकार के साथ काम करती हैं, आपको क्या लगता है कैसे देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आई थिंक मतलब पॉलिसी मेकर जो मर्जी लेके आ जाए या टेक्नोलॉजी आ जाए या जितनी भी चीजें, आई थिंक लोगों का ना खुद का एटीट्यूड भी आई डोंट थिंक इट्स राइट in terms of, you know, communicating with a person with disability.
So maybe they don't have any person with disability in their vicinity. उनके आजू बाजू कोई ऐसा नहीं है, इसलिए they do not understand how sensitive the thing is. I mean कितना sensitive उनको होना चाहिए. टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, जैसे इंडिया में फर्स्ट टाइम VRS टेक्नोलॉजी आया, जिसके साथ मैं अभी एसोसिएटेड हूँ. ठीक है, मतलब आज 2021 में जाके हम लोग आने वाले हैं. इतने सालों से मतलब 18 मिलियन डेफ लोग हमारी कंट्री में, 70 मिलियन ओवर डिसेबल्ड लोग हैं हमारी कंट्री में. अब जाके ऐसे लिटरली टेक्नोलॉजी आ रही है जहां पर मतलब लोग अभी भी मतलब बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है इन चीजों को लेकर. मतलब सो अगर टेक्नोलॉजी आती भी है, उसके बाद भी इतना मार्जिनलाइज्ड है, इतने लेफ्ट आउट है, इसमें आप किसको दोष देंगे? इसमें आप पॉलिसी मेकर्स को दोष देंगे, because they are getting vote. These 80 million people are contributing in making a government, but what is government doing at the end of the day for them? Nothing. I mean, they're still marginalized. इसमें आप लोगों को दोष देंगे क्योंकि उन्हें डिसेबिलिटी एटिकेट्स नहीं है, स्कूल में करिकुलम एक्टिविटीज नहीं है ऐसी. शायद से जैसे PHE, कंप्यूटर साइंस, IP ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जिनके कुछ क्रेडिट्स होते हैं. सिमिलरली वैसे डिसेबिलिटी एटिकेट्स आ जाए तो शायद लोगों में वो चीजें आ जाए. तो टेक्नोलॉजी तो मैं बोलूंगी कि इट्स अ वेरी far-fetched dream right now for a country like India. अभी तो सबसे पहले sociologically attitude, this is the thing that we should be working on. And I don't want to sound like a pessimistic person, but my experience says that it's going to take us a lot of years, to be very honest. And right now it's only for deaf, the technology I'm associated with. But what about the blind? What about locomotor disabled? In a country like US, Scandinavian countries, I mean, the technology is such, the accessibility is taken care of in such a way. I mean, there are retrofitted cars. I mean, people are very independent there. You go to bank, you watch any television, there are sign language interpreters. Nobody is dependent upon each other. So here things are very different. I don't know if we should be comparing ourselves with the rest of the countries because they are developed, we are still developing. So yeah, I mean, it's going to take a lot of time. And I also personally feel people are not very, I'm talking about persons with disability, they're not very technologically friendly also. So अभी भी VRS टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, पिछले 6-8 महीने हो गए हैं. मतलब maybe some of the people have just accepted their fate. We are deaf, we are blind, हमारे में ये कमी है, हम कुछ कर ही नहीं सकते. They do not want to think that it cannot be an impediment to success, right? So बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं. टेक्नोलॉजी आए भी, उसके बाद भी आई थिंक द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जहाँ पर वी शुड फोकस इज द एटीट्यूड एंड द थिंकिंग. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बेसिक इश्यूज हैं जिसे ठीक करने की जरूरत है, इससे पहले कि हम लोग ओवरऑल मैं मुस्कान से भी पूछना चाह रहा था, पर समय कम है तो मैं मुस्कान से पूछूंगा. क्योंकि मुस्कान, आपने अपने घर में घर में आपके दो भाइयों की वजह से आपने सोसाइटी के रवैये को बहुत पास से देखा है. तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आइकन गवर्न जैसे प्लेटफॉर्म को, या ऐसे लोग जो हमें सुन रहे हैं, कि वो किस तरह से सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं? मैं जितने भी लोग आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी को एक इंडिविजुअल लेवल पर जब आप समझने की कोशिश करें, और वो समझने की कोशिश, अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो किस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं, उस पर थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए. इसका एक एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, किसी पर्सन से बात कर रहे हैं जो कि जिससे डिफरेंटली एबल्ड है, आप अपने आप को इस तरीके से सोचिए कि अगर क्या वो मतलब बाउंडेड है या नहीं. अगर बाउंडेड का मतलब इस तरीके से हुआ कि अगर जैसे हम इमेजिन करें कि अगर एक इंसान को पैर में चोट लग जाती है और कुछ दिन तक वो चल नहीं पाता, तो उनका जो इस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है कि उनको लगता है कि सब लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं. तो इस वे का एक्सपीरियंस हर एक इंसान की पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर किसी ना किसी समय के लिए रहता ही है. और अगर उनका पर्सनल नहीं रहा तो उनकी फैमिली मेंबर में किसी ना किसी का एक्सपीरियंस इस वे का रहा ही होगा. तो उस एक्सपीरियंस से आप उस चीज़ को पर्सनलाइज करके जब देखेंगे तो आपका नज़रिया अपने आप सेंसिटिव हो जाएगा.
जब आप उस चीज़ को समझेंगे कि अगर आप कुछ टाइम के लिए अगर नहीं भी चल पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से नहीं भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से समाज में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, या आप में कोई बहुत बड़ी कमी है, या आप जो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल शब्द है, बट मैंने सुना है इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप यूजलेस हैं। तो ये जो अगर हम चीज़ों को पर्सनलाइज करके उनको थोड़ा सा सेंसिटिविटी के साथ समझेंगे, तो हमारा बिहेवियर अपने आप लोगों के प्रति बेटर हो जाएगा। और जब एक इंडिविजुअल का हो जाएगा, तो अगर आप अपने फैमिली लेवल पर जिन लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं, और जब आप उनको देखते हैं किसी इंसान से अच्छे से बात ना करते हुए, तो आप उनको एजुकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, आप इस बारे में पढ़ने की कोशिश करिए, अपने आप को सजग बनाने की कोशिश करिए। तो यही बोलना चाहूँगी। एग्जैक्टली आई थिंक ये जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी विसिनिटी में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तभी आपको उसकी इन चीजों के बारे में खबर होनी चाहिए। एज अ रिस्पॉन्स, आई मीन एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज नंबर्स आर ह्यूज। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में, हमारे पूरी इस देश में, हमारी कंट्री में बेयरली कोई 100 की आबादी में पर्सन विद डिसेबिलिटी, इतने सारे हैं। आई मीन इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, right? Even if the policy makers are not coming up with any initiative, even if it's not a compulsory subject as a co-curriculum subject, I mean it's our responsibility too. We should be sensitive. We have such casual attitude, जैसे भी मुस्कान भी बता रही थी, हम लोग भी कितनी बार आपस में दोस्त बैठ के एक दूसरे को कहते हैं कि अरे तू अंधा है, तू बहरा है, नॉर्मल कैजुअल वे में हम लोग कहते हैं, हम लोग उसको मीन नहीं करते हैं। हमारे लिए कहना इजी होता है कि अरे तू अंधा है, तू बहरा है, लेकिन जो होता है या जिसकी फैमिली में कोई होता है वो वही जानता है कि ये कितना इट्स सो डिसरिस्पेक्टफुल, इट्स सो डेरोगेटरी एंड दिस इज सो सेंसिटिव. So, I mean, I do not want to blame people because I do understand they do not have such people in their vicinity, but that doesn't mean that कि आपकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है या आपके आजू बाजू कोई ऐसा नहीं है तो आप इस चीज का एडवांटेज लेते रहेंगे and you'll just excuse it. It's your responsibility, I think. This is what I feel. और मुझे लगता है समाज में अभी भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, बट एक्सेसिबिलिटी इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अभी भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वेबसाइट को फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, फॉर द हियरिंग में जिनको प्रॉब्लम है, सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए हमारे पास देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। बट वो जो प्राइवेट कुछ कंपनीज है वो अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाती हैं। गवर्नमेंट का जो ऑन पेपर है कि हाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होना चाहिए, हाँ हमारी वेबसाइट्स एक्सेसिबल होनी चाहिए, बट द एक्शन इज लैकिंग। हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट हमारे पास लैक ऑफ इनिशिएटिव एंड लैक ऑफ एक्शन है। वही मेन मुद्दा है। आई थिंक हम लोग टाइम। संगीता मैम, मैं एक और छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगी अगर आप अनुमति दें, कि आइकन गवर्न जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो जहाँ जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसको भी विषय बनाकर उसको आप अपने पत्रों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे पत्रकार जुड़े हैं इसमें, कि यहाँ पर ये सुगम्य भारत का अनुपालन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा है, उसे अगर आप प्रकाशित करेंगे तो भी हमको लगता है कि इस पर कार्यवाही हो सकती है। मैम, हम लोग ऐसे ही प्रयास करने के लिए साथ आने की कोशिश और अपने साथ और लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज की परिचर्चा भी इसी कड़ी में एक और कदम हमने उठाने की कोशिश की है। तो हम आपके सुझावों को से बिल्कुल सहमत हैं, और हम लोग इस विषय पे आगे भी साथ में ज्यादा कंक्रीट एक्शन लेने के तरफ कोशिश करते रहेंगे, और हम संपर्क में रहेंगे। आप सबने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, आज की परिचर्चा में इतने महत्वपूर्ण विषयों को उठाया, योगदान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चर्चा से समस्या अंत हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक शुरुआत हमने की है, और इस शुरुआत को हम लोग यही नहीं छोड़ने वाले। तो इसी उम्मीद के साथ, और जैसे मैम ने कहा कि सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, सब कुछ बुरा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, लोग बहुत कर रहे हैं, और इसको ऐसे ही प्रयासों को इकट्ठा करने की और उसे एक फोर्स की तरह आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। एक बार फिर से आप सभी को थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। Thank you so much.